protoxylem and metaxylem. So the first form primary xylem element are called protoxylem and the latter form primary xylem is called metaxylem. तो in stream the protoxylem lie toward the center. कि प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? सेंटर की ओर, यानी कि पित्त वाले भाग पर. एंड द मेटाजाइलम इज टूवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन. तो दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च. इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाई टूवर्ड द सेंटर. सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सचार्ज. तो ये एक प्रकार का पौधों के जाइलमों का डिस्ट्रीब्यूशन है कि जाइलम पौधे के किस भाग पर किस आकार के पाए जाएंगे. जैसे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, कि फ्लोएम का मुख्य काम क्या है? कि भोजन को ट्रांसपोर्ट करना. यूजली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पत्तियों से शरीर के अन्य भागों तक इसको पहुंचाना. फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्यूमिनियस सेल कॉल्ड सीप सेल्स. अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें जिन पर केवल कुछ एल्यूमिनियम सेल्स और सीप सेल्स ही पाई जाएंगे. द लैक सीप ट्यूब्स, इनके अंदर सीप ट्यूब्स नहीं पाए जाएंगे. एंड कंपेनियन सेल्स, यानी कि 2 भाग होंगे और 2 भाग नहीं होंगे. सीप ट्यूब्स एलिमेंट्स आर आल्सो लॉन्ग. सीप ट्यूब्स कैसे होते हैं? लंबे होते हैं. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अरेंज लॉन्गिट्यूडली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल. और हमेशा कंपेनियन सेल के साथ जुड़े हुए रहते हैं. कंपेनियन सेल के साथ कैसे होते हैं? जुड़े हुए. देयर एंड वॉल आर परफॉर्मेटेड इन ए सीव लाइक मैनर. ये कैसा एक मैनर बनाते हैं? सीव लाइक, एक जालिकावत या जाली जोनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं. द टू फ्रॉम द सीव प्लेट्स, ए मैच्योर सीव एलिमेंट processes a peripheral cytoplasm with a large vacuole but lack a nucleus. आगे अगर हम देखें कि अगर एक मैच्योर सीव एलिमेंट को देखा जाए तो इस पर साइटोप्लाज्म होगा, कंट्रोल्ड बाय द लार्ज वॉक्यूल्स पाए जाएंगे भोजन को स्टोर करने के लिए, लेकिन इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा. द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल. The companion cell are specialized parenchymatous cells which are closely associated with the sieve tube elements. The sieve tube elements and companion cell are connected by pit field present between their common longitudinal walls. So the companion cell help in maintaining the pressure gradient. इन सारे प्रकार के सेलों का एक ही काम है प्रेशर को बनाकर रखना. तो प्रेशर ग्रेडियंट को बनाकर रखना. हमने कई प्रकार के प्रेशर हम पढ़ते हैं, वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, डीपीडी. तो ये पौधों के अंदर जो प्रेशर काम करते हैं वो प्रेशर ही पौधों के अंदर मिनरल्स, पानी, भोजन का आदान प्रदान, ये सब एक प्रेशर के कारण होता है, जिसे हम प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं. तो ये सारा प्रेशर जनरेट करने का काम सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल ये आपस में मिलकर करती हैं. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड ऑफ एलोंगेटेड. फ्लोएम पैरेन्काइमा लंबी होती है. टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स पाए जाते हैं विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिट बिटवीन द सेल. तो द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज. तो रेजिन्स और लेटेक्स को हमने पहले भी पढ़ा था, ये प्रकार के वेस्टेज होते हैं. भले ये पौधों का वेस्टेज है लेकिन ह्यूमन या मानवों के लिए ये कई प्रकार से फ़ायदेमंद है. तमाम कमर्शियल प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं जिन पर हम लेटेक्स और इन रेजिन्स का प्रयोग भी करते हैं. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स. अगर हम मोनोकोटिलिडन्स की बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोटिलिडन्स में एब्सेंट होती है, क्योंकि वहाँ अपन एक बात अभी पहले पढ़ा था कि सेकेंडरी ग्रोथ अधिकतर हमें डाइकोट्स में दिखाई देती है, मोनोकोट में नहीं दिखाई देती. तो जब डाइकोट्स में हमें सेकेंडरी ग्रोथ दिख रहा है तो पौधे पर ज़्यादा प्रकार के कंपोनेंट पाए जाएंगे. अगर वो ग्रोथ ही नहीं कर रहा है तो उसके पास कंपोनेंट्स की संख्या कम होगी. एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स फ्लोएम फाइबर्स, जिन्हें हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं,
आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। ये अधिकतर स्क्लेरेनकाइमेटा के बने होते हैं, जिन्हें आप बास्ट फाइबर कह रहे हैं ना, वो पतले रेशेनुमा भाग, जैसे नारियल के ऊपर जो पतले पतले धागे नुमा कठोर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, वो एक प्रकार के बास्ट फाइबर्स ही हैं जो आगे जाकर सूख जाते हैं। दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। जो समानतः प्राइमरी फ्लोएम पे नहीं पाए जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम पे ये पाए जाएंगे। तो दीज आर मच एलोंगेटेड, अनब्रांच, हैव पॉइंटेड निडल लाइक एपिक्स। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर आर क्वाइट थिक एट मैच्योरिटी। दीज फाइबर लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। ये ऐसा क्यों हो गए? इनके अंदर का प्रोटोप्लाज्म डेड हो गया, यानी कि इनके अंदर कोई लिविंग लिक्विड सब्सटेंसेस है ही नहीं, इसलिए ये डेड हो गए। और डेड हो गए तो लिक्विड सब्सटेंसेस ना होने के कारण ये कठोर हो गए, हार्ड हो गए, और एक प्रोटेक्शन देने का कार्य पौधों को करने लग गए। एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। तो फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, ये फ्लोएम फाइबर्स ही हैं। जूट, फ्लेक्स एंड हीम्प आर यूज कमर्शली, जिनका उपयोग हम कमर्शली तौर पर करते हैं, व्यापारिक तौर पर किया जाता है। तो जूट की रस्सी अपन देखते हैं, पटसन, बोरे जिनके देखते हैं, और तमाम चीज़ों में इनका प्रयोग होने लगा। द फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ द नैरो सीप ट्यूब एंड इज रेफर्ड टू एज प्रोटोफ्लोएम, एंड द लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज़ बिगर सीप ट्यूब्स आर रेफर्ड टू द मेटाफ्लोएम। तो जब फ्लोएम केवल साधारण हो, इस पर एक साधारण प्रकार का कार्य हो रहा हो, तब हम उसे प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, और जब वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देंगे, तब हम इनको मेटाफ्लोएम कहेंगे। अब बात आती है द टिश्यू सिस्टम, यानी कि ये जो सेक्शंस हम पढ़ रहे थे, ये आज की जो नई हमारी किताब एनसीईआरटी है उसमें ये पोर्शन डिलीट है, लेकिन इतनी बात इसलिए ज़रूरी है कि आगे की बात समझ में तभी आएगी जब पिछली बात याद रहेगी। तो द टिश्यू सिस्टम 6.2 पैराग्राफ। तो वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट। अभी हमने यहाँ विभिन्न प्रकार के टिश्यूओं का डिस्कशन किया, इसके आधार पर टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट। अलग अलग प्रकार की सेलों के पाए जाने के आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के टिश्यूओं के विषय पर डिस्कशन किया। लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यूज़ वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अब हमें ये भी बड़ा देखना पड़ेगा कि पौधों का लोकेशन क्या है, कि पौधे के कौन से और किस भाग पर किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि पौधे के शरीर पर अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के टिश्यू बताए गए हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये टिश्यू अगर हैं तो शरीर में क्या लोकेलिटी है, क्या लोकेशन है, और ये कहाँ पाए जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, तो इनके लोकेशन और इनके स्ट्रक्चर के आधार पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। यहाँ इस पूरे सेक्शन को 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और अंत में पढ़ेंगे वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम्स। तो सबसे पहले आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर द होल प्लांट बॉडी। ये पूरे पौधे के शरीर का जो एक बाहर का स्ट्रक्चर बनने का काम है, शरीर को बनाने का कार्य है, वो एपिडर्मल टिश्यूज़ के द्वारा ही किया जाएगा। एंड कंप्राइज एपिडर्मल सेल, इस पर कुछ मुख्य प्रकार के कंपोनेंट पाए जाएंगे, जैसे एपिडर्मल सेल। तो पौधे के शरीर की सबसे ऊपर की लेयर, जैसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मल सेल हैं। उसके बाद स्टोमेटास को हम पढ़ेंगे। एपिडर्मल एपेंजेस, यानी कि इस पर ट्राइकोम्स और हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखाई देंगे। द एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस प्रत्येक प्राइमरी प्लांट बॉडी का ऊपर का लेयर है, यानी जब पौधों का विकास और निर्माण कार्य हो रहा होगा तो सबसे पहले जो लेयर बनती हुई दिखाई देती है उसे हम एपिडर्मिस ही कहते हैं। इट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। इट इज़ मेड अप elongated compactly arranged सेल। ये तमाम आपस में जुड़ी हुई कोशिकाएं तमाम लंबी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। विच फ्रॉम ए कंटिन्यूस लेयर, लेकिन ये बीच में एक कंटिन्यूस लेयर बनाता है। ऐसा नहीं कि सेलें पहले इकट्ठी हो रही हों फिर जगह छोड़ रही हों, नहीं, एक शीट
एक पूरी पतली चादर के नुमा एक कंटिन्यूस लेयर बनाती हुई दिखाई देती हैं। एपिडर्मिस इज़ यूजली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस सामान्यतः एक सिंगल लेयर की पाई जाती है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस। एपिडर्मल सेलों पर ही पैरेनकाइमेटस या वो पैरेनकाइमा टिश्यूज़ जो हमने पढ़े थे वो यहीं पाए जाएंगे। विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल इन द लार्ज वॉक्यूल, जिन पर बड़े कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होगा और सेल वॉल पाई जाएगी। द लार्ज वॉक्यूल, शरीर पर इन स्थानों पर वॉक्यूलों की संख्या ज़्यादा होगी और वो बहुत बड़े आकार के पाए जाएंगे। वॉक्यूल्स को एक बार फिर से याद रख लें कि वॉक्यूल्स आर द एम्पेटिक बॉक्सेस आर द प्रेजेंट ऑन प्लांट सेल। कि वॉक्यूल वो खाली डिब्बे हैं जो पौधों के शरीर पर पाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि पौधे की सेल यानी कि प्लांट सेल को बनाने के लिए कम से कम 90 से लेकर 95% वॉक्यूलों का ही हाथ होता है, क्योंकि वॉक्यूल वो खाली डिब्बे हैं जहाँ भोजन बनने के बाद भोजन को स्टार्च के तौर पर वो स्टोर कर रख लेते हैं। तो द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफर कवर विद ए वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। एपिडर्मिस के बाहर एक पतला लेयर चढ़ा होता है जो एक मोम के आकार का होता है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ द वाटर। क्यूटिकल का काम है पानी के लॉस से पौधों को बचाना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो वेपोराइजेशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं कि अगर वो सनलाइट एक लिविंग स्ट्रक्चर पर आकर पड़ी तो वो वेपोराइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी, और अगर पौधे के उस तने वाले भाग से वेपोराइजेशन होने लगा तो शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो जाएगी, तो एक वैक्सी लेयर आ जाती है, एक मोम जैसा उभार आता है। तो वो जैसी मोम जैसा उभार आता है तो वो स्टोमेटास के ऊपर आ जाता है, और स्टोमेटा एक प्रकार के पोर हैं हमने पढ़े, तो वो पोर बंद हो जाते हैं। तो जब पोर बंद हो जाएंगे तो वो वेपोराइजेशन की प्रक्रियाएं कम हो जाएंगी और पौधे को पानी का नुकसान कम होगा। तो क्यूटिकल एक प्रकार का वैक्सी लेयर है जो पानी के लॉस से पौधों को बचाता है। क्यूटिकल इन एब्सेंट इन रूट्स। क्यूटिकल जड़ों पर नहीं पाया जाता। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि अगर ये जड़ पर पाया जाता तो कंडक्शन का कार्य ही बंद हो जाता। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा एक प्रकार के वह स्ट्रक्चर हैं जो हमारी पत्तियों के एपिडर्मिस वाले भाग पर पाए जाते हैं। बहुत छोटी क्लास में हमने स्टोमेटा की डिफाइन पढ़ी थी कि देयर आर टिनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। यानी पत्ती के ऊपर की सतह पर पाए जाने वाले वो छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। वहाँ एक बहुत छोटी सी बात भी याद करी थी कि स्टोमेटा दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। वहाँ ये भी पढ़ा था कि दिन के समय क्यों खुलते हैं कि भाई सनलाइट आती है, पौधे को खाना बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो दिन के समय खुल जाते हैं, रात में सनलाइट चली जाती है तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं। ऐसी बात एक समान जनरल जानकारी हमने 6th और 7th क्लास में पढ़ी थी। वो बड़ा सटीक जानकारियाँ थीं कि दिमाग पर वो एक डिफ़ाइन बराबर छोड़ जाती थी, और वो एक डिफ़ाइन ही आज यहाँ एक पेज और एक पैराग्राफ और एक पूरा का पूरा लेसन बना सकती हैं, केवल एक वो डिफ़ाइन। क्योंकि तब हम सिर्फ इतनी समझने लायक थे कि पत्तियों की सतह पर क्या पाया जाता है। तो प्रैक्टिकल भी कर कर देखा गया कि पत्ती की सतह एक तरफ से खुरखुरी होगी और एक तरफ से बड़ा स्मूथ या चिकनी होगी। तो ये भी समझा उस दिन कि जो भाग बड़ा खुरखुरे हैं वहीं स्टोमेटा पाया जा रहा है, और जो भाग स्मूथ है वहाँ स्टोमेटा नहीं पाया जा रहा। तो वहाँ एक बात और याद रही कि जो खुरखुरा भाग है वो पत्ती का ऊपर का भाग होगा जहाँ सनलाइट पड़ रही होगी, और जहाँ सनलाइट नहीं पड़ रही होगी वही भाग स्मूथ और चिकना होगा। अभी आप इसमें स्टोमेटास को जब आगे पढ़ेंगे तो उस पत्ती के वो जो दो भाग अपन कहते थे कि एक बड़ा खुरखुरा है और एक बड़ा चिकना है छोटे में, आज स्टोमेटा को पढ़ते समय हम उनके नाम भी पढ़ेंगे कि वो ऊपर की सरफेस को क्या कहा जाएगा और निचली सरफेस को क्या कहा जाएगा। एक जहाँ स्टोमेटा होंगे और वहाँ स्टोमेटा नहीं होंगे। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा का मुख्य काम है कि वो ट्रांसपायरेशन का कार्य करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं।
कक्षा 5 से लेकर और आज आप 11th में आ गए, आगे भविष्य में जब भी स्टोमेटा को पढ़ा जाएगा इसके दो ही कार्य होते हैं, एक तो गैसेस एक्सचेंज का काम करना और दूसरा ट्रांसपायरेशन का काम करना, कि नीचे से पानी और मिनरल्स को लेकर ऊपर तक पहुंचाना। जड़ें जब उसको ऊपर तक लेके जाती हैं तो वो ट्रांसपायरेशन विधि के द्वारा पानी वहाँ तक पहुँचेगा, पानी का आदान प्रदान करना और गैसों का आदान प्रदान करना। ईच स्टोमा इस कंपोज ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल, यानी प्रत्येक स्टोमा एक बीन लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है। स्पेशल सेल आर नोन एज गार्ड सेल, इन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। तो विच इनक्लोज द स्टोमेटल पोर, जो हमारे स्टोमेटल पोर को स्टोर करने का काम करती है, यानी इसको सपोर्ट देने का कार्य करती है। तो ये जो कुछ बीन लाइक सेलें हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। ये वो पोर है जिसे हम स्टोमल पोर कहते हैं, यानी यही स्टोमा है। गार्ड सेल का नाम है गार्ड, तो गार्ड सेल का नाम गार्ड है तो ये पता चल जाता है कि जो गार्ड सेल है वो इस पोर को गार्ड करने का काम करती है। तो इन ग्रासेस, अगर हम घास को देखें, इन ग्रासेस, हाँ सही कर दो उसको, इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल शेप्ड। अगर हम घासों का अध्ययन करें तो घासों में पाए जाने वाली गार्ड सेल एक डम्बल शेप्ड होती है, डम्बल लाइक स्ट्रक्चर। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन and the inner wall toward the stomatal are highly thickened. So the guard cell process chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. गार्ड सेल क्या करती है, गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती है। एक चित्र हमने जब छोटी क्लास में पढ़ा तो यहाँ कुछ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट ही आगे जाकर पौधों को हरा रंग यानी कि क्लोरोफिल देने का काम करता है, कि जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है तो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट एक्टिवेट करता है और वो क्लोरोप्लास्ट अपने पास से क्लोरोफिल नामक पिगमेंट को देता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा, और हरे रंग के कारण ही वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो द गार्ड सेल प्रोसेस chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. Sometime of the few epidermal cell in the vicinity of the guard cell because specialize in their shape and the size and known as the subsidiary cell. कभी कभी स्टोमेटल स्ट्रक्चर कभी बदले दिखाई देते हैं। विक्निटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज देयर शेप, वो अपने स्पेशल कार्यों के आधार पर अपने आकारों में परिवर्तन करती है। तो जब ये आकारों में परिवर्तन करती हुई दिखाई देती है तब हम इसे सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। तो द स्टोमल एपरेचर गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। तो वो सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल गार्ड सेल जब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करती हैं या किसी पत्ती के भाग पर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है तब हम एक कॉमन शब्द उपयोग करते हैं जिसका नाम है स्टोमेटल एपरेटस। एपरेटस अगर होगा तो वो एक या दो चीज़ों से मिलकर इकट्ठा बना होगा। तो द सेल ऑफ द एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ ईयर्स। एपिडर्मिस की सेल वाले स्ट्रक्चर वाले भागों पर ही कुछ बाल जैसे स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखाई देते हैं। द रूट हेयर, जिन्हें हम रूट हेयर भी कह देते हैं, तो द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जैसे जड़ों पर हमने देखा कि वो हल्के हल्के बाल नुमा स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं रूट हेयर्स, इन रूट हेयर्स का काम है कि मिट्टी से सबसे पहले अगर पानी कोई लेगा तो वो रूट हेयर्स ही लेती हैं। पानी और मिनरल्स को मिट्टी से लेने का काम रूट हेयर्स करते हैं। ऑन द स्टेम एंड द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। तो द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजली मल्टी सेलुलर। और कहीं अगर एक बड़े से पौधे पर एक गांठ के पास एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे, नुकीला और कांटे नुमा, एक ऐसा नुकीला स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखाई दे तो ये ट्राइकोम्स कहलाता है। ये अधिकतर हमें साइकस और पाइनस में दिखाई दे जाता है।
कि जब बड़े पौधे होते हैं तो उनके बीच में यहाँ से तो वो उनकी पत्तियाँ निकलना प्रारंभ हो गई बड़ी, तो इन जॉइंट वाले भाग पर एक नुकीला सा निकला हुआ भाग दिखाई देगा जिसे हम ट्राइकोम्स कहते हैं। द ट्राइकोम शूट सिस्टम आर यूजली मल्टीसेलुलर, दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच, सॉफ्ट एंड स्टिफ, ये या तो मुलायम या बहुत कठोर हो सकता है। दे मे इवन बी सेक्रेटरी, द ट्राइकोम्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन, इसका भी एक काम है कि ट्रांसपायरेशन के दौरान ये पानी के लॉस को प्रिवेंट करने का काम करता है, यानी कि पानी को बचाने का काम करता है ट्रांसपायरेशन मेथड के दौरान।